राज पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि मिस्टी उसके पीछे रेलिंग पर बैठी हुई है। वो अपने हाथ में चिकन नगेट्स का बैग लिए थी। उसने अपने हाथ उस बैग में डालकर एक नगेट निकाला और अपने मुंह में डाल दिया। एक पल तो राज हैरान रह गया, क्योंकि उसे मिस्टी के आने की भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन फिर उसे समझ आया कि एक ताकतवर जादूगर किसी तरह से अपनी मौजूदगी को भी छुपा सकता था। मिस्टी की बात सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो शुरू से ही यहाँ मौजूद थी और उसने राज को अपने मुक्कों से बिल्डिंग को बर्बाद करते देखा था। हालांकि मिस्टी पहली बार से आज काफी अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ढंग की चमक थी। उसका रूप पहले के मुकाबले पूरी तरह से बदल चुका था। मिस्टी ने अपने लंबे बालों को कर्ली कर लिया था, जिससे उसके बाद थोड़े छोटे दिखने लगे थे। उसकी पलकें बड़ी बड़ी दिख रही थी, जिससे उसकी आंखें लगभग ढकी हुई थी। दिन की रोशनी में राज को एहसास हुआ कि मिस्टी के बाल एकदम काले नहीं थे, बल्कि उनमें हल्का बैंगनी रंग दिख रहा था। मिस्टी की आंखों में एक अलग रौनक थी, जो उसे बुरी लड़की जैसा दिखा रही थी। गलत इरादों वाली लड़कियों में ही इस तरह की रौनक देखने को मिलती थी। इसीलिए राज थोड़ा चौकन्ना हो गया था। गुड आफ्टरनून मिस मिस्टी, राज ने कहा। तुम मुझे बस मिस्टी बुला सकते हो। कोई मुझे मिस कहकर बुलाता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मिस्टी ने रेलिंग से उतरते हुए कहा और राज की तरफ बढ़कर बोली। शुरुआती बुद्ध फेस टेक्निक के अलावा आम लोगों की कसरत करने से भी जादूगर का शरीर मजबूत हो जाता है और उसे इससे आधार बनाने में मदद भी मिलती है। तुम दौड़ लगाकर, कोई स्पोर्ट खेलकर और वर्कआउट करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि एक जादूगर को आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो तुम्हें जो भी करना होगा वो आम इंसानों के लेवल से आगे निकलकर करना होगा, वरना तुम्हारे कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, राज ने दीवार से सिर पीटते हुए कहा। आज के दौर में कोई भी इंटरनेट की मदद से अपने शरीर को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढ सकता था, लेकिन राज की आंखों में बस शुरुआती बुद्ध फेस टेक्निक ही बसी हुई थी। इसीलिए उसने आम इंसानों की कसरत के तरीके को नजरअंदाज कर दिया था। राज को अपनी इस नासमझी पर काफी अफसोस हो रहा था, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक दूसरा तरीका भी था। इस हिसाब से देर आए लेकिन दुरुस्त आए की बात राज के लिए सही साबित हो सकती थी। बस शायद इसीलिए ही लोग कहा करते थे कि हमेशा छोटी चीजों से सोचना शुरू करना चाहिए। कोई बात नहीं, देखने वालों को करने वालों से ज्यादा दिखाई देता है, बस और कुछ नहीं, मिस्टी ने कहा। अब मैंने सोच लिया है कि मैं रोज उठकर दौड़ लगाने जाऊंगा, राज ने मुट्ठी बांधकर कहा। इसके अलावा राज ने यह भी ठान लिया कि वो स्कूल के पास कोई जिम भी ढूंढेगा। शायद इससे कुछ समय के लिए उसे मदद मिल सकती थी। खैर, ये सब हटाओ, आखिर तुम यहाँ क्यों आई मिस्टी, राज ने पूछा। आज सुबह मैं काफी फुर्सत में थी, इसीलिए मैंने मेरे टीचर के खास जहर के बारे में छानबीन की और मैंने पाया कि जिस आदमी को वो जहर मिला वो यही पास के होटल में मिल गया। मिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। शल्य के स्टूडेंट होने के कारण उसके पास जहर का पता करने के बहुत तरीके थे। तुमने उस आदमी का पता लगा लिया जो रात को मुझे मारने आया था, राज ने आंखें फाड़कर मिस्टर को देखते हुए कहा। हाँ, मैंने पता लगा लिया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना होगा कि वो आदमी तो मर चुका था। उसका पूरा शरीर गल गया था और उसके आसपास कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा उसके कमरे को जिसने भी बुक किया था उसकी पहचान नकली थी, तो वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन इससे तुम्हारा शक सही साबित होता है कि उसका कोई ना कोई साथी जरूर था, मिस्टी ने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा। मिस्टी बड़ी ही अदा के साथ अपनी उंगलियां चाट रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर किसी भी लड़के का दिल उस पर फिदा हो सकता था। राज भी उन्हीं लड़कों में शामिल था। उसका भी मन बहकने लगा।
हालांकि राज ने खुद पर काबू रखा। मिस्टी, तुम्हें भले ही चिकन नगेट्स काफी पसंद हैं, लेकिन इस तरह उंगलियां चाटना ठीक नहीं है। उंगलियों पर कई कीटाणु हो सकते हैं, राज ने कहा। मिस्टी ने तुरंत ही उंगलियां चाटना बंद कर दिया। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर तो रोमांस नाम की चीज ही नहीं है। मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम हमेशा सिंगल ही रहोगे, मिस्टी ने बिना गुस्सा हुए कहा और अपनी उंगलियां राज के कपड़ों पे पहुंच ली। राज मिस्टी को जवाब देना चाहता था, लेकिन मिस्टी बातें बनाने में बहुत माहिर थी, इसीलिए राज ने चुप रहना ही बेहतर समझा। मिस्टी की उंगलियों का सारा तेल राज के कपड़ों पर लग चुका था। अरे ऐसी बातें भी मत कहो, भले तुम मेरे पहचान की हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर गुस्सा आ सकता है। मैं पक्का कहता हूँ कि जल्द ही मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, राज ने कहा। जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी वो जरूर अजीब ही होगी। चलो अब इस सब को हटाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, क्या तुम सुनना चाहोगे? मिस्टी ने राज की तरफ देखकर कहा। हाँ बिल्कुल, राज ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अगर तुम जानना चाहते हो तो चलो एक डील करें, मिस्टी ने राज को घूरते हुए कहा। कैसी डील? राज ने पूछा। भूतिया मोती के अलावा राज नहीं जानता था कि मिस्टी उससे क्या मांग सकती थी, और मिस्टी ने तो भूतिया मोती के लिए पहले से ही मना कर दिया था। मैं यहाँ तक बस इसीलिए आई ताकि मैं शल्य के साथ अकेले में समय बिता पाऊं। तो अगले कुछ दिनों के लिए शल्य की मदद करने के अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे और शल्य को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है? मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही मिस्टी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन फिर भी राज डर गया था। हाँ ठीक है बिल्कुल, राज ने कहा। वो जानता था कि अगर उसने अपनी बात से पलटने की कोशिश भी की तो शायद उसे अस्पताल जाना पड़ सकता था। बहुत बढ़िया, तो अब मैं तुम्हें अच्छी खबर बताती हूँ। तुम्हें मारने के लिए जो आया था उसके बॉस को भी जहर का असर हुआ है। मुझे उसके बारे में सोचकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन शल्य का जहर वाकई भयानक है। ये खून में घुलकर किसी को भी जहर का सोर्स बना देता है। उसका जो भी साथी था अब वो भी जहर की चपेट में आ चुका है, मिस्टी ने राज के सिर को ठोकते हुए कहा। अब जो बात मायने रखती है वो ये है कि उस पर जहर का कितना असर हुआ है। अगर उसे जहर ज्यादा चढ़ गया है तो अगले कुछ दिनों में ही अखबार में तुम्हें उसकी मौत की खबर मिल जाएगी। अगर उस पर जहर ज्यादा नहीं चढ़ा है तब भी जहर का असर उतारने के लिए उसे कम से कम 6 महीनों के लिए मेडिटेशन करना होगा। हाँ, इस सब के अलावा एक चीज हो सकती है कि अगर उसने जादूगरी का 5वां लेवल पार कर लिया हो तो कहानी कुछ और ही हो सकती है। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता तो तुम अब तक शायद मर चुके होते। मिस्टी ने आगे कहा। मिस्टी की आखिरी बात बिल्कुल सही थी। अगर कलंदर वाकई 5वें लेवल पर होता तो भूत पकड़ते वक्त पंखुड़ी भी कलंदर से जिंदा बचकर नहीं भाग पाती। फिर राज की बात तो दूर की है। मिस्टी ने होटल में दूसरे आदमी यानी कि कलंदर की खुशबू सूंघकर पता लगा लिया था कि वो दूसरे लेवल से आगे का जादूगर नहीं था। हालांकि राज का इस लेवल के जादूगर से भी कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अभी कलंदर पर जहर चढ़ा हुआ था, जिसके कारण एक सही प्लान और किस्मत के सहारे राज उसे हरा सकता था। तुम्हें क्या लगता है, ये अच्छी खबर है ना? मिस्टी ने पूछा। हाँ वाकई अच्छी खबर है, राज ने जवाब दिया। राज समझ गया था कि अगर उसके दुश्मन पर जहर चढ़ा है तो उसकी ताकत अपने आप कम हो गई होगी और उसे जहर का इलाज ढूंढना ही होगा। इतने सुरागों की मदद से राज अपने दुश्मन को शायद ढूंढ सकता था। शल्य ने मुझसे कहा कि तुम्हें कातिल के साथी का पता लगाने का तरीका मालूम है? मिस्टी ने पूछा। हाँ, मुझे शल्य ने ही एक सुराग दिया था और मैंने अपने दोस्त की मदद भी ली है, लेकिन अभी भी उसे ढूंढने के लिए मुझे अच्छी किस्मत की जरूरत है, राज ने कहा। तो अगर तुम्हें वो मिल भी गया तो तुम क्या करोगे? मिस्टी ने फिर से पूछा। ये उसकी ताकत पर डिपेंड करता है।
अगर मुझे किसी भी तरह का कोई मौका मिला तो मैं अपने घायल दुश्मन की जान लेने से जरा भी नहीं कतराऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में आगे कोई परेशानी नहीं चाहता। हालांकि अगर वो ताकतवर निकला तो मैं वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में मुझे पहाड़ी महारथियों से मदद मांगनी होगी। राज ने मुट्ठी बांधकर कहा। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो अब तक तुमने किसी की जान नहीं ली है। ऐसे में तुम्हें लगता है कि तुम अपने दुश्मन की जान ले पाओगे? मिस्टी ने अपने गले पर अंगूठा फेरते हुए कहा। मैं खुद को तैयार करूंगा। मुझे ये करना ही होगा ताकि मेरे दोस्त और मेरा परिवार सुरक्षित रहें। राज ने धीमी आवाज में कहा। उसे अपनी इस परेशानी का अंत हर हाल में चाहिए था। उसका दुश्मन नियमों के खिलाफ काम करना जानता था। ऐसे में अगर राज जल्द से जल्द कोई नतीजे पर ना पहुंचे तो शायद उसका सिर तन से जुदा हो सकता था। बढ़िया, मैं बस तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने दुश्मन पर कभी रहम मत खाना और हमेशा उसके मर जाने की जांच करना। जादूगर नकली ढंग से मौत का ढोंग करना जानते हैं। जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपने दुश्मन के शरीर को भी मिटाना होगा। अगर वो दूसरे लेवल का जादूगर है तो तुम्हें उसका सिर काट लेना चाहिए। ठीक है, फिर गुड लक, मिस्टी ने अंगड़ाई लेकर कहा। इसके पहले कि राज कोई जवाब दे पाता, मिस्टी खिड़की से कूद गई और राज की नजरों से ओझल हो गई। शुक्रिया, राज ने धीमे से कहा। सुबह के 4:30 बजे राज ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू कर दी। इससे काम नहीं बन रहा है, फिर जिम से कुछ होगा क्या? लेकिन मैंने कहीं सुना है कि जिम करने से फायदा होता है। मेरे पास थकान मिटाने वाली दवाई भी है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। राज ने मन ही मन सोचा। राज के दिमाग में कई सारे ख्याल एक साथ चल रहे थे, लेकिन फिलहाल उसे हॉस्टल जाकर आराम करना बेहतर लगा। इसके बाद वो अगले कुछ दिनों में जिम के बारे में सोचने वाला था। क्या राज खुद को कलंदर से लड़ने के लिए मजबूत बना पाएगा? क्या राज कलंदर से सामना होने के पहले अपना आधार बनाने में कामयाब हो पाएगा? रात के अंधेरे का पर्दा लग चुका था। चांद की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। माहौल में एक अलग फिजा घुली हुई थी। कमरे में राज सोने की तैयारी कर रहा था। अपने जादुई अभियान में राज को बाकी लोगों से ज्यादा थकान रहती थी, इसीलिए उसे अपने शरीर को आराम देने की जरूरत थी। रोहन, यासीन और गणेश वीडियो गेम खेल रहे थे। इन तीनों का गेम खेलने में कोई मुकाबला नहीं था। ये तीनों किसी भी वक्त गेम खेलने बैठ जाते थे। उन्हें साथ बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने में इतना मजा आता था कि वो घंटों तक बिना हिले डुले बैठे रह सकते थे। राज ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और चादर ओढ़कर डिवाइस में पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोल लिया। आज ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डला था। यहां तक कि लमकर्ण ने भी एक मैसेज नहीं किया था। राज को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पहाड़ी महारथियों में लमकर्ण ऐसा जादूगर था जो शायद खाना खाए भी न रह सकता था, लेकिन बिना बात किए उसके पेट में खलबली मचती रहती थी। राज को लगा कि पहाड़ी महारथी शायद आजकल ज्यादा व्यस्त चल रहे थे और इनमें लमकर्ण भी शामिल था। शायद उसे भी कोई ना कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसी कारण आज उसकी तरफ से भी खामोशी छाई थी। अरे हाँ राज, सुनो जरा, मैंने तुम्हारी उन दवाइयों के बारे में ढूंढ लिया। पूरे देहरादून की सभी दवाई की दुकानों में से सिर्फ कुछ ही दुकानों में ही उन दवाइयों में से कुछ दवाई मिलती हैं। मैंने अपने लोगों से भी इस बारे में बातचीत की है। कल तक हमें सही सही जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है मैं तुरंत तुम्हें वो भेज दूंगा, यासीन ने गेम खेलते हुए कहा। राज ने तुरंत ही अपनी डिवाइस छुपा ली और यासीन की तरफ देखने लगा। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया मेरे दोस्त, राज ने कहा। थोड़ी ही देर में उन तीनों का गेम खत्म हो गया और वो हार गए। अरे यार, हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई।
रोहन ने कहा। ये तीनों एक काफी पुराना गेम खेल रहे थे जो शायद राज ने अपने बचपन में देखा था। इसमें बस वही टिक पाते थे जिनकी इस गेम में महारत होती थी। हमें अब नई जगह बदलकर खेलना चाहिए। हम इस जगह पर कभी नहीं जीत पाएंगे। आजकल हमारे विरोधी बहुत ही ताकतवर हो गए हैं, गणेश ने कहा। राज अपने पेट के बल लेट गया और अपने तीनों दोस्तों को नई जगह बदलकर गेम खेलते हुए देखने लगा। अरे रोहन, क्या तुम्हारे पास सुन करने वाला डंडा अभी भी है जो तुमने पिछले सेमेस्टर में बनाया था? राज ने पूछा। हाँ, मेरे पास है। मैंने उसे कुछ दफा और मॉडिफाइड किया है और अब उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, रोहन ने एक्साइटेड होकर कहा। रोहन को चीजें मॉडिफाइड करने में बहुत मजा आता था। वो स्कूटर से लेकर छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजों तक को मॉडिफाइड करना जानता था। बचपन से ही रोहन को ऐसी चीजें करने का काफी शौक था और वो हमेशा अपने साथ स्क्रू ड्राइवर लेकर चलता था। उसे लगता था कि उसके हुनर की इस दुनिया को कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। इसके अलावा रोहन चीजों को मॉडिफाइड करने में भी माहिर था। वो आम ही चीजों को खास बना सकता था। मुझे कुछ दिनों बाद उसे उधार दे देना। क्या तब तक तुम उसका वोल्टेज और बढ़ा सकते हो? मुझे शायद तुम्हारे उस महान काम की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा और बेहतर बनाना होगा, राज ने पूछा। वोल्टेज को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये आम लोगों के लिए बनाया गया है। क्या तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया है और तुम उसे बिजली का झटका देना चाहते हो? ये तो सुनने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरे भाई? रोहन ने पूछा। हाँ, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है और मैं उसकी लाश को नदी में फेंक दूंगा, राज ने हंसते हुए कहा और आगे बोला। असल में मैं अपनी बहन के साथ घूमने जाने वाला हूँ। पहाड़ की चढ़ाई और जंगल में घूमते हुए सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए मैं तुम्हारे सुन्न करने वाले डंडे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर रास्ते में हमें कुछ भी खतरनाक मिला तो मैं तुम्हारे इस महान आविष्कार से अपनी और अपनी बहन की रक्षा कर पाऊंगा। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो चीजों को मॉडिफाइड करने में इतना माहिर हो। रूबी के अलावा राज किसी के भी सामने झूठ बोलने में माहिर था। राज की बात सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे इस तरह के एडवेंचर ट्रिप बहुत पसंद थी। इसके अलावा वो ये भी जानता था कि रूबी को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि राज अपनी जिस बहन की बात कर रहा था वो पंखुड़ी ही थी। जब से रोहन ने पंखुड़ी को देखा था वो तभी से उसका दीवाना हो चुका था। आमतौर पर रोहन को लड़कियां इतनी पसंद आती नहीं थी, लेकिन पंखुड़ी के मामले में कहानी कुछ और ही थी। वो पूरी तरह से लट्टू होकर पंखुड़ी पर ही अटका हुआ था। रोहन को पूरा यकीन था कि पंखुड़ी ही राज के साथ सैर पर जाने वाली थी और ऐसे मौके का फायदा उठाना रोहन को सबसे बेहतर तरीका लग रहा था। वो कैसे भी करके पंखुड़ी से नजदीकी बढ़ाना चाहता था। क्या ये तुम्हारी वही बहन है जिसके साथ तुम पहले भी गए थे? रोहन ने गेम खेलना बंद करके राज को देखते हुए कहा। हाँ, वही है, राज ने दूसरा झूठ बोलते हुए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका झूठ किसी भी तरह पकड़ा जाए। राज रोहन को उसके हर सवाल पर एक झूठा जवाब देने को तैयार था क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो किसी को भी जादुई दुनिया में शामिल होने की सच्चाई नहीं बता सकता था। राज के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे क्योंकि ना तो राज इतना ताकतवर था कि वो सबकी जान बचा सके, ना ही राज के पास ऐसा करने का कोई दूसरा तरीका था। इसीलिए अभी के लिए सबसे सही तरीका यही था कि बाकी लोगों को इस सब से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा जाए। राज, इस सफर पर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैं भी थोड़ा मजा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, रोहन ने कहा। रोहन की बात करते करते गेम में उसका कैरेक्टर मर गया। रोहन, तुम मर गए? तुम्हारी बहुत बुरी मौत हुई, गणेश ने चिल्लाकर कहा। रोहन, मैंने अभी रिकॉर्डिंग शुरू की थी। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम रूबी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर मैं ये रिकॉर्डिंग रूबी को भेज दूं तो शायद तुम्हें
भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यासीन ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। तो अब तुम्हारी तरफ से पार्टी, यासीन और गणेश ने एक साथ कहा। यासीन अपने दोस्तों को जाल में फंसाने में माहिर था, चाहे वो गेम हो या असली लाइफ में। तुम खुद को इंसान भी कैसे कह सकते हो? मुझे तो दुख होता है कि मेरे तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, रोहन ने अपना चेहरा पीटते हुए कहा। ठीक इसी समय राज का फोन बज गया और जैसे ही राज ने फोन बाहर निकाला तो वो रूबी का निकला। रूबी फोन कर रही है। रोहन, अब तुम चाहो तो खुद रूबी से बात कर सकते हो, राज ने टांग खींचते हुए कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, रोहन ने रहम की भीख मांगते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर राज हंसने लगा। क्या हुआ रूबी, तुम इस समय फोन क्यों लगा रही हो? राज ने फोन उठाकर कहा। क्या मैं तुम्हें बिना वजह के फोन नहीं लगा सकती? तुम यहाँ घंटाघर के पास आ जाओ, मैं यहाँ एक फोटो की दुकान के बाहर खड़ी हूँ, तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे ना? रूबी ने जल्दी जल्दी बोलकर कहा। ठीक है, समझ गया, क्या मुझे कुछ लेकर भी आना है? राज ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा। नहीं, मुझे किसी को उठाने में तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी आओ, रूबी ने कहा। मैं अभी पहुंचा। राज ने फोन रखा और कपड़े पहनकर तुरंत निकलने लगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? राज ने जाने से पहले पूछा। रात के लिए कुछ खाने को लेके आना, रोहन ने चिल्लाकर कहा, और एक बड़ी कोको कोला भी। ठीक है, राज ने हाथ हिलाते हुए कहा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। हॉस्टल से निकलते ही राज के एक्सप्रेशन थोड़े गंभीर हो गए। अभी उसे रूबी के नंबर से फोन आया था। पहले उसे वो रूबी की आवाज ही लगी, लेकिन अब राज को समझ आ रहा था कि वो रूबी नहीं थी। राज रूबी की आवाज को बखूबी पहचानता था। उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने की रफ्तार और यहाँ तक कि ऐसी कुछ भी बातें जो खुद रूबी ने कभी नहीं सोची होगी। फोन पर राज ने जो आवाज सुनी थी वो रूबी की आवाज से थोड़ी मोटी थी और हर बात के बाद टोन में बदलाव थोड़ा अलग था। ध्यान से सुनने पर समझ आ रहा था कि बोलने वाली आवाज में रूखापन था। राज को पूरा यकीन था कि वो रूबी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने रूबी के नंबर से उसे कॉल किया था ताकि राज को बाहर निकाला जा सके। ऐसे में जिसने भी कॉल किया था उसके इरादे नेक होने का सवाल ही नहीं उठता। क्या ये कातिल का साथी हो सकता है? मुझे मारने में नाकाम होने के बाद अब ये मेरे अपने लोगों को निशाना बना रहा है, राज ने मन ही मन सोचा। राज जल्द से जल्द घंटाघर पहुंच गया। वो सीधा फोटो की दुकान पर नहीं पहुंचा, बल्कि वो एक दूसरी दुकान की छत पर चढ़ गया। ऊंचाई से वो फोटो वाली दुकान को साफ देख सकता था। ठीक इसी समय राज ने अपनी दिमागी शक्ति को एक्टिवेट कर लिया और चौकन्ने रहने की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा ताकि वो अपने आप को छुपा सके और अपने सेंसेस ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके। आधार बनाने की प्रक्रिया में अब राज की आंखें दूरबीन के जैसे हो चुकी थी। रात के घने अंधेरे में भी 200 मीटर दूर तक राज बहुत आसानी से दिख पा रहा था। घंटाघर का इलाका पहले काफी अच्छा इलाका था, लेकिन जब से देहरादून का विकास हुआ था ये इलाका काफी पुराने इलाकों में गिना जाने लगा था। रात के अंधेरे में इस वक्त बहुत कम दुकानें खुली हुई थी और यहाँ वहां काफी कम लोग दिखाई दे रहे थे। फोटो की दुकान के आसपास स्ट्रीट लाइट के अलावा बस दुकान की लाइट जल रही थी। राज को जल्द ही रूबी की परछाई दिख गई। वो फोटो की दुकान और पेड़ों के बीच में खड़ी थी। वो अपनी आंखें बंद करके एक पत्थर की कुर्सी से टिकी हुई थी। वो करीब करीब बेहोशी की हालत में लग रही थी। रूबी के बगल में एक लंबा पतला आदमी खड़ा था। उसके हाथ आम आदमी के मुकाबले काफी लंबे थे। उसने बड़े बड़े धूप के चश्मे पहने थे और उसके होठ काफी बड़े बड़े थे। वो आदमी रूबी के फोन को चला रहा था। क्या रूबी को किसी ने किडनैप कर लिया है? क्या कलंदर ने फिर से कोई चाल चली है?